जहाँ शाख पे उल्लू बैठा है जामे गुलस्ता क्या हो। सारे उल्लू लंदन में, पाकिस्तान की किसी शाख के ऊपर किसी उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा चाहना तू शायद ये बोतला है। आजकल ऑपोजिशन बेरोजगार है। कुछ बात जाएंगे, कुछ बात दें, तेरा क्या होगा कालिया। ये कट मोशन थी या किसी ग्रैंड एनआरओ के लिए दरखास्त थी? ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देने के बजाय उनकी असम्बली में नुमाइंदगी का एक फार्मूला पेश कर दिया। मुतबादल तजवीज़ दे दी है कि कौमी असम्बली में 5 से 7 नशिस्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की जाएँ, जबकि सेनेट के अंदर 2 नशिस्तें मुख्तस कर दी जाएँ। और वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने वोट देना है तो वो पाकिस्तान के अंदर आके वोट कास्ट करे। और क्या ये शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है, ये हकीकत के कितना करीब है? चूँकि जो हुकूमत चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया जाए कि वहाँ से वो वोटिंग करें, आई वोटिंग करें, ये क्या काबिल अमल है? क्या हमारे जो तकरीबन 90 लाख में से तकरीबन 40 लाख तो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि मिडल ईस्ट के ममालिक में हैं जहाँ पर शहनशाहत है, वो वहाँ पे क्या वो ममालिक उन्हें अलाउ करेंगे कि वहाँ पे वो वोट डालें? अगर वो वोट डालते हैं तो ज़ाहिर उन ममालिक के अपने अंदर पेचीदगी पैदा हो सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, तो ऐसे में क्या शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ एक बेहतर तजवीज़ है, मुनासिब तजवीज़ है? इससे हम आज के प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। और पार्लियामेंट की बात करें नाज़रीन, जहाँ अपोजिशन के दावे तो बहुत बड़े थे कि बाहर तो जो PDM तकसीम थी, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक अपोजिशन सारी मुत्तहिद थी। लेकिन वो मुत्तहिद होने के बावजूद कल हमने देखा कि जो मुतालबात ज़र थे उनकी मंजूरी में भी किसी किस्म की रुकावट अपोजिशन नहीं डाल सकी। और जो कट मोशंस थी, यानी कटौती की जो तहरीक अपोजिशन की तरफ से पेश की जाती हैं, उन पर भी अपोजिशन की तरफ से कोई खातिर खा मुज़ाहमत नज़र नहीं आई। वो सारी की सारी जो है मुतालबात ज़र वजारतों के मंजूर हो गए हैं। और अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है वो तो 160 के करीब है कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन उसके आधे से थोड़े से ज़्यादा, यानी कि 100 से भी कम मेंबर जो हैं असम्बली के अंदर मौजूद थे। तो लगता है हुकूमत बजट बड़ी आसानी से पास कर लेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि इस बजट मंजूरी के दौरान जो कटौती की कुछ तहरीक पेश की गई अपोजिशन की तरफ से, उसे बाबर एवान साहब ने, हुकूमत ने उसे एक ग्रैंड NRO की कोशिश करार दे दिया। तो ये अपोजिशन क्या कर रही है कि ये कटौती की तहरीक में भी हुकूमत से NRO मांग रही है? क्या ये हकीकत है? और इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़रदारी साहब का मिशन पंजाब कितना सक्सेसफुल रहा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और तवानाई के बहरान पर बात करेंगे नाज़रीन के तवानाई का बहरान जो है वो बढ़ रहा है। इसमें क्या ये कुदरती तौर पर ही ये मामलात सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं? बिजली की शॉर्टेज हो रही है कि हमारे पन बिजली के मनसूबों से बिजली कम पैदा हो रही है, बारिशें कम होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी नाअहली भी इसकी एक बड़ी वजह बनी है? आपके सामने डिटेल्स रखेंगे इसकी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जमशेद चीमा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी हैं फूड सिक्योरिटी पे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से ये भी जानेंगे जो इन पर इल्ज़ाम लग रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि पंजाब के अंदर जो बजट इतनी आसानी के साथ पास कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, उसमें नून लीग की मिली भगत थी, मुकमुका था नून लीग PTI का पंजाब के अंदर, जिससे बजट इतनी आसानी से पास हुआ। ये बड़ा इल्ज़ाम लगा PMLN पे, ये भी जानेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है नाज़रीन। जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो एक बड़ा साइजेबल नंबर है। और जिस पार्टी की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 के आम इंतखाबात में PTI ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए थे। और अगर 90 लाख पाकिस्तानियों जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, PTI क्लेम करती है कि ये सारे इनमें ज़्यादा मेजॉरिटी में हमारे वोटर हैं, उनका वोट भी अगर बराह रास्त वो शामिल होता है नलकों के अंदर आके तो बड़ा उसका असर पड़ सकता है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 90 लाख में से 40 लाख तो पाकिस्तानी वो हैं जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, जहाँ पे अक्सर ममालिक के अंदर शहनशाहत है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे उन अपने ममालिक के अंदर अपने लोगों को वोट का राइट नहीं दिया जाता। तो क्या पाकिस्तानियों को राइट दिया जाएगा कि वो एम्बेसीज़ के बाहर बड़ी लंबी कतारें लगा के वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हों? ये उन ममालिक के लिए भी मसाइल बन सकते हैं। इसलिए ये तो प्रैक्टिकल नहीं है कि वो 40 लाख पाकिस्तानी वोट दे सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो आज तजवीज़ दी है कि
कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर मखसूस नशस्तें रखती जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट के अंदर 2। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो ओवरसीज़ हमारे कश्मीरी बाहर हैं उन्हें एक नशस्त दी जाती है मखसूस ओवरसीज़ कश्मीरियों को। तो ये जो तजवीज़ है क्या यह काबिल अमल है? जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये बेहतर तजवीज़ दी है क्या शहबाज शरीफ साहब ने? वर्केबल है, इस पर कंसिडर करेंगे या फिर जो PTI चाह रही है कि बराह रास्त वोटिंग का राइट देना है वही करेंगे? देखें, वोट वही होता है जो बराह रास्त हो। ये कबायली अवाम में आज देखें, वहाँ पे ज़मीन देखें या वो उस इलाके में पानी देखें, मौसम देखें, जो तरक्की नहीं हुई बुनियादी वजह यही बनी कि वहाँ पे लोगों को वोट का हक़ नहीं था। मशरान वोट देते थे या कबायली सरदार वोट देते थे या नोटेबल वोट देते थे। ये नोटेबल का वोट जो है, तो और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का माशाल्लाह उनकी एक ही जगह जाके सुई रुकती है कि कोई तरीका ऐसा हो जो पैसे जिससे मिल जाएँ। उन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े अमीर हैं, जब एक सीट खरीदेंगे या पैसे देंगे किसी पार्टी को तो माशाल्लाह ढेर पैसे होंगे और उन्हें मनी लॉन्ड्री भी नहीं करना पड़ेगा, बाहर ही जमा हो जाएंगे माशाल्लाह। बेसिक जो वोट का राइट है वो डायरेक्ट होता है। और जिन लोगों ने आपकी इकानमी को सहारा दिया है, जिन लोगों ने, और आपकी PTI भी यही काम करती है बाय द वे ओवरसीज़ के साथ। कि यहाँ पे ये जो आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वहाँ से पैसे ले लिए जाएंगे, तो अभी मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं 25 जुलाई को, और जब हमने मालूम किया कि ओवरसीज़ के वाले से क्या कर रहे हैं तो पता ये लगा है कि एक ऐसे बंदे को कमिट कर दी गई है वो सीट, अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ उससे पहले ही, कि जो बहुत बड़ी फंडिंग करता था, डोनेशन देता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे। तो ये पैसों में ही जाती है सीट जे वाली। बहरहाल आपकी बात ठीक है कि यहाँ भी क्या पता है पैसा ही चलेगा। अच्छा, ये आप कह लें कि अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है तो इसको कंडेम होना चाहिए ना, इसे खत्म होना चाहिए ना, बजाय ये कि आप इसको प्रमोट करें। मैं आपकी बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें सिस्टम में ऐसी तब्दीलियां लानी चाहिए कि किसी बंदे की डिस्क्रिशन ख़त्म हो और लोगों की बाई एंड लार्ज 90 लाख लोगों को 2-4 लोगों की बुनियाद पे, या आप कह लें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन हैं या सदर हैं पाकिस्तान में, उनकी बिहाफ पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो किसको चुनते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में अगर बैठ के शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने या मौलाना फजल रहमान ने फैसला करने के कौन इनका नुमाइंदा होगा, तो ये नुमाइंदगी का हक़ नहीं है। नुमाइंदगी का हक़ ये है कि 90 लाख में 60 लाख वोट डालें, 70 लाख लोग डालें, 80 लाख डालें, वो वोट डालें, वो खुद डिसाइड करें। उनका अपना शऊर है, उनकी अपनी, उन्हें पता है कि वहाँ पे दुनिया में कैसी कैसी तरक्की हो रही है। ये जो हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी जो लेबर है, क्या वो लोग उन्हें वोटिंग का वहाँ पे राइट देंगे? जिन ममालिक में अपने अंदर भी, उन ममालिक के अपने अंदर वहाँ वोटिंग नहीं होती, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरब के अंदर मैं मिसाल दे रहा हूँ, UAE के अंदर मिसाल दे रहा हूँ। इन ममालिक के अंदर क्या आपको लगता है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को अलाउ कर दिया जाएगा कि एम्बेसीज के अंदर लंबी कतारें लगा के वोट देना शुरू कर दें? उनके अपने लोगों के लिए मसाइल वहाँ पैदा होंगे, उनके अपने लिए मसाइल पैदा होंगे। अपने लोग सवाल करेंगे कि ये क्यों वोट डाल रहे हैं, हमें वोट का राइट नहीं दिया जाता। वो 40 लाख हैं वहाँ पे लोग। देखें ये जो आप कह लें कि वहाँ पे जो वोट एम्बेसी में नहीं डलना, वोट हर शहर में बनेगा। आप कह लें पोलिंग बूथ बनेगा, ये नहीं है कि आप कह लें कि कोई मरकज़ में बनना है। पोलिंग बूथ हर शहर में, जहाँ तो वहीं से ना वोट है, मतलब 700,000 वोट है, वहाँ पे 500 वोट है, वहाँ पे बनेगा। अच्छा, नहीं भेजना और बात है। और फिर दूसरी बात कि उनका जो भी आइन है, जो भी कानून है, अपने लोगों के लिए है। उनका आइन या कानून हमारे लोगों पे लागू नहीं होता। ये एक एक्टिविटी है, वो उनके कानून से मुतसादम नहीं है। उनके कानून को, उनके आइन को कहीं वो हैम्पर नहीं करती, कहीं उसको। कल को उनके अपने लोगों ने सवाल करना है कि हमें वोट का राइट क्यों नहीं दिया जाता, या पाकिस्तानी मजदूर आके वोट डाल रहे हैं। बड़ी पेचीदगी उनके लिए पैदा हो जाएगी वहाँ पे। देखिए वहाँ पे इंडियन, देखें वहाँ पे इंडियन का अपना कल्चर है, पाकिस्तानियों का अपना कल्चर है, गोरों का अपना कल्चर है, फिलिपाइनी का अपने कल्चर है। कर रहे हैं ना अपने कल्चर के मुताबिक। उनके कल्चर को उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप अपना कल्चर जो है प्रमोट ना करें। जितने इंडिया में जाकर डालते हैं वोट, बाय द वे इस वक्त दुबई में है या सऊदी अरब में जिस तरह है वो मौजूद है। सो बेसिक बात है कि अगर उनका कल्चर वो नहीं उनको अपने कल्चर के मुताबिक रहने की इजाज़त है, अपने मुल्क के आइन के मुताबिक रहने की इजाज़त है, तो ये पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अपने आइन की बात है। देखिए हमारे आइन को सपोर्ट करना सऊदी अरब में खिलाफ ना कोई और खिलाफ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी खिलाफ हो सकती है, लेकिन आर्गुमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि जाहिर है हमें डिबेट करके कोई एक बेहतर इसका वायबल सोल्यूशन निकालना है जिस पे किसी को एतराज़ ना हो। तमाम पार्टीज़ भी मुत्तफिक हों इस पे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुत्तफिक हों और इलेक्शन कमीशन भी हो। डिबेट से कोई सोल्यूशन निकलता है बेहतर। तो मैं ये जो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, हमें कोई एक बेहतर इसका तरीकाकार निकालना है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब,
आपकी क्या राय है? ये जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए कौमी असम्बली के अंदर 5 से 7 नशिस्तें मुख्तस कर दें, सेनेट के अंदर 2 कर दें, उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी हो जाएगी। ज़ाहिर है ये इलेक्शन तो नहीं होगा, सिलेक्शन ही होगी कि जिसको पार्टी चाहे नॉमिनेट कर दे वहाँ से बंदे को। बेहतर तजवीज़ है या फिर इलेक्शन ही होना चाहिए, वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन एक हल्का बना के वहाँ से उनको वोट दे दिए जाएँ, वो वहाँ पे वोटिंग का अपना राइट एक्सरसाइज करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट आपने जो टॉपिक और बड़ा अहम टॉपिक चुना है, आई मस्ट गिव यू द क्रेडिट फॉर दैट। ये बहुत संजीदा और जामे डिबेट मांगता है और इसमें कुछ बातें शायद चीमा साहब के नॉलेज में नहीं होंगी। मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बाहर वोट डालने की पहली शर्त ये होती है, कोई भी इलेक्शन लड़ा जाए, काउंसलर से लेके किसी भी ऑफिस के लिए, तो एक उसका ज़ाब्ता अखलाक होता है। हाँ। एक इलेक्शन शेड्यूल होता है, लोग नॉमिनेशंस फाइल करते हैं, फिर वो स्क्रूटनी होती है, फिर लिस्टें निकलती हैं और उसके बाद एक कैंपेन का पीरियड मिलता है। ये तो नहीं होगा ना कि आपने इलेक्शन लड़े बगैर ही नॉमिनेट हो जाना है, जो इनका मफरूज है। तो आपने बहुत एहसन तरीके से बयान किया और उस बात को मैं फर्दर आपको एंडोर्स कर देता हूं कि 2017-18 में इंटीरियर मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन और दफ्तर खारजा को थ्रू आर मिशन एक बहुत संजीदा और बड़ी सीरियस किस्म की कंसर्न और शिकायत मुयस्सर हुई थी फॉर ऑल उन मुमालिक से जहां ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को शायद वोटिंग करवाना चाहते थे। और आपको याद है जुल्फी बुखारी साहब ने जाके कुछ प्राइम मिनिस्टर के जलसे भी एड्रेस करवाए थे और उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिख दिया गया था कि आप ये काम यहाँ नहीं कर सकते। दूसरी बात बड़ी हैरानकुन है, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इशारा दे रहे हैं जहां पे शहंशाहत है, वहां पे डेमोक्रेसीज नहीं है। बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इवन इन यूरोपियन कंट्रीज जहां पे आपके लोग वहां काम कर रहे हैं, वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं, या आप जब विजिट वीजा पे भी जाते हैं, मैं हैरान हूं ये बात कैसे कर दी चीमा साहब ने। आप तो द मोमेंट यू लैंड ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री अंडर द यूएन लॉज, आप यू आर सब्जेक्ट टू दैट टेरिटरीज लॉज, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो चाहे वो सिविल लॉज हो। आप वहां कोई ट्रैफिक साइन काट दें, कोई गुनाह कर दें, कोई गलत काम कर दें, कोई फ्रॉड कर दें, यू हैव टू बी ट्राइड देयर अनलेस यू हैव अंडर वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये कैसी आप बात कर रहे हैं कि वो वहां के कानून के पाबंद नहीं है? और ये तो विजिटर की मैं बात कर रहा हूं, और जो वहां का रेजिडेंट है, जो ड्यूल नेशनल है, उसने तो ओथ उठाया होता है और वो वहां वोट करता है, वो वहां टैक्स देता है। तो इनका जो मोहब्बत है, हम सबको मोहब्बत है ओवरसीज पाकिस्तानी से, और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और भी बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग भी हैं जो यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसमें हैदर जमान साहब, पीटीआई ये पॉइंट, पीटीआई इसमें ये जापान से फॉरेनर आके पाकिस्तान $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप उसको भी कह देंगे कि वो वोट करे। उनके जो मसाइल है, कहती है, आप तो कह रहे हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आप यानी कि आप चाहते हैं कि उनको मिले, लेकिन वो तो पीटीआई ये कहती है कि वो इमरान खान को ज़्यादा लाइक करते हैं, इमरान खान की फॉलोइंग ज़्यादा, 90 लाख पाकिस्तानी के अंदर मेजॉरिटी में इमरान खान के फॉलोअर हैं, तो ये वोट सारा पड़ जाएगा पीटीआई को। हर हल्के के अंदर अगर 10-10, 20-20 हज़ार का भी अगर आप फ़र्क डालें 90 लाख को तकसीम करके, तो ये तो पीटीआई को बड़ा फ़ायदा दे जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट देने के हवाले से। अच्छा, ये जो तासुर है, वोट तो किसी का मरहूने मिन्नत नहीं होता ना, और वोट इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी बह गया किसी तरफ, वोटरों से गलती भी हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में बहुत लोगों से हुई या करवाई गई। तो बात यह है, ये तो मफरूजा है ना कि वो इनको पसंद करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वहां आई डोंट नो कि ये तो उनका क्लेम है ना, ये तो बहुत कुछ क्लेम करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के प्रेडोमिनेंटली जो मसाइल हैं, समर आप भी जानते हैं, वो उनके 90% हैं जहां वो रहते हैं, और 10 to 20% है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस पार्टी को भी वो वोट करेंगे उसकी नुमाइंदगी भी है, और पाकिस्तान के मिशंस हैं। चले मैं जरा इस पे, और ठीक है, तो उनके लिए सजेशन है कि नॉमिनेटेड सीट्स हो जाएं। ये एक दुनिया में अडॉप्टेड मॉडल है। आप टेक्नोक्रेट्स की रखते हैं, माइनॉरिटीज की, तो आपका पॉइंट आ गया सर, गॉट योर पॉइंट। कह देना, एक मिनट, इसको ये कह देना कि आप पैसे से बेचेंगे, तो अब्दुल कादिर ठेकेदार को किसने बेची है सेनेट की टिकटें? मुझे बताएं ना, सबसे बड़े बिकाऊ तो आप हैं, और आपने किस तरह हम बिकने वाली बात पे। सवाल ये है, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में, ठीक है,
एंगेज्ड हो, आए और जो जहाज भर भर के आए थे पीटीआई को लोग वोट डालने 2018 में कनाडा, यूएसए, टोरंटो से, तो किसी ने उनको रोका नहीं है। तो जरूर आए और अपना हिस्सा डालें या पोस्ट वहीं पे सहूलत मिल जाए, पाकिस्तान ना आना पड़े। हिना परवेज भट्ट साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब तजवीज़ दे रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, उस पर गवर्नमेंट ये एतराज़ उठा रही है। जमशेद इकबाल चीमा साहब ये फरमा रहे हैं कि ये सीटें तो फिर बिकेंगी, और आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग पहले करा के आप लोगों ने कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाने में आपका बड़ा रोल है, तो यहाँ पे फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, आप सीटें बेचेंगे और पैसा कमाएंगे उससे। समर, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि आपने 2 दफा ये कहा कि 40 लाख जो फिगर है ना वो 8 से 9 मिलियन है, 90 लाख 80 लाख टोटल है, वो टोटल 90 लाख पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 40 मिलियन हमारे वो 4 मिलियन वो यानी 40 लाख वो हैं जो हमारे गल्फ या मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। आप सारे ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करना, सिर्फ मिडिल ईस्ट? मैं तो मिडिल ईस्ट वाले तो वो हैं जो वहाँ वोट नहीं डाल सकते, वो ममालिक, उन ममालिक में शहंशाहत है, वहाँ वोट अपने शहरियों को नहीं डालने देते, किसी बाहर वाले को कहाँ डालने देंगे। सेकंड ये बात है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो $2 बिलियन है, ये बात भी मैं आपका फिगर कर दूं तो मैं इस पे ये करूंगी कि इमरान खान को चले 40 लाख या 90 लाख लोगों को उल्लू जो बनाना है ना वो आसान है। जो 22 करोड़ लोग इधर इस वक्त हमारी अवाम है जो इस सिलेक्टेड हुकूमत से रोज तंग हो रहे हैं, जिनको बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ तक के टेररिज्म अभी स्टार्ट हो गया। आपको पता है कि लाहौर में अभी जो ब्लास्ट हुआ है, तो 22 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो उनको लगता है कि मैं वो 90 लाख लोग जो ओवरसीज है ना उनको मैं उल्लू बना लूं। वो तो वोटिंग का राइट दे रहे हैं, उल्लू कहाँ बना रहे हैं? वोटिंग का राइट दे रहे हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो रिजर्व सीट की बात की है, रिजर्व सीट की सबसे इंपॉर्टेंट गारंटीड राइट है। दूसरी बात कि पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों की 100% उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान में वोट वाला दिन हो तो दे शुड मेक श्योर दैट दे शुड बी हियर। जो 22 करोड़ अवाम है उनके बारे में इमरान खान को ख्याल नहीं है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी वो जो बेचारा यहाँ से जाता है मजदूरी के लिए, वो अपनी मजदूरी छोड़ के वहाँ पे महंगे टिकट्स लेके पाकिस्तान आएगा वोट डालने के लिए, अगर उसे वहीं मिल जाता है डोर स्टेप पे तो उसमें क्या मसला है? हम इस चीज के ऊपर एज अ हुकूमत, एज अ गवर्नमेंट काम करें और इस पे वर्क करें। देखिए मेरी बात है, इनके जो धांधली प्लान है ना, जो आपने अभी एक बात की कि हर हल्के में ये चाहते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये वोट को यूज करके ये धांधली करने की कोशिश करें। और मैं एक आपकी बात करूंगी, आपने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इमरान खान पसंद है, मैं बिल्कुल इससे अग्री नहीं करूंगी। अभी जो मैं नहीं कह रहा, पीटीआई ये कह रही है कि वो ज्यादा इमरान खान के फॉलोअर्स हैं ज्यादा। नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो अभी इमरान खान ने रेप अपोलोजिस्ट जिसमें उसने कहा है कि खवातीन का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो कपड़े कैसे पहनती हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी देख नहीं रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी ये नहीं देख रहे कि जो सिलेक्टेड वजीर आजम है कहते हैं कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर ही नहीं होना चाहिए था, या अगर कश्मीर का इशू ना होता तो हम एटॉमिक पावर ना बनते। और ग्रे लिस्ट की आप बात कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में आज FATF में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका मुसन्नत शुदा वजीर आजम है वो हर जगह जाके कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग होती है। चाइना में जाके उसने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है। US में जाके उसने सवाई चोर के और कोई बात नहीं, वो सुनी सुनाई बातों पे FATF वाले जो है ना वो किसी को ग्रे लिस्ट में नहीं डालते, बल्कि वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं। और उसमें आप सुने ना ये कल से शहजाद अकबर साहब और बाकी वज़रा क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का वज़ीर आज़म भी मनी लॉन्ड्रिंग करता था, पंजाब का वज़ीर आला भी मनी लॉन्ड्रिंग करता था, फिर तो हमें डालना था उन्होंने ग्रे लिस्ट के अंदर। सबसे पहले के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डुअल स्टैंडर्ड शो करती है, मैं ये अग्री करती हूँ कि 26 से अगर 27 हमने आउट ऑफ 27 हमने 26 चीजों को फॉलो किया तो इनको हमें व्हाइट लिस्ट पे डालना चाहिए था। पहली बिल्कुल दुरुस्त करें आप, सियासत है। सेकंड बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हमें शो की है, सिर्फ FATF पे नहीं की, कश्मीर पॉलिसी भी फेल्ड है, चाइना की पॉलिसी के साथ भी CPEC को भी बिल्कुल इन्होंने जीरो किया हुआ है। हम सऊदी के साथ, मुस्लिम कंट्रीज के साथ, ये तो इमरान खान ने खुद एग्री किया ना कि सऊदी के साथ और सारी कंट्रीज के साथ हम बहुत बिल्कुल गलत फॉरेन पॉलिसी यूज कर रही है। US के साथ देख लें, अफगान पॉलिसी देख लें। तो और दूसरी बात कि अगर आपका वज़ीर आज़म चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, वो हर जगह जाती है कहता है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो टाइम में 2015 में हम व्हाइट लिस्ट आए, 2016 में, 17 में, 18 में, 18 में जब हमें ब्लैक लिस्ट, 18 में जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला, कि आपको पता है
उसको इन लोगों ने डॉन लीक्स के साथ, तब भी अच्छा, तो कहते हैं ना पुट योर हाउस इन ठीक है, ऑर्डर। चले समर अभी आके हम यही बात करते हैं कि योर हाउस शुड बी इन ऑर्डर, पुट योर हाउस इन ठीक है। ऑर्डर। तो जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे हम यही बात वो चीमा साहब ये कह रहे हैं कि आप इसलिए ये मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं 5-7 कौमी असम्बली में 2 सेनेट के अंदर के, वो कह रहे हैं यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने दिहाड़ी लगानी है, सीटें बेचनी है, वो कह रहे हैं इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं। आपने खुद ही आंसर कर दिया और हैदर साहब ने भी आंसर कर दिया और चीमा साहब ने इस पर अपॉलॉजी भी कर दी। इमरान खान साहब से तो बड़ा बेगिंग बोल कोई भी नहीं कैरी कर सकता ना। हम तो ये बात करते हैं इनकी पैसे जो फंड है जिस तरह आता है इमरान खान को ओवरसीज को जिस तरह इनने उल्लू और बेवकूफ बनाया पैसे ले लेके, तो इसकी तो बात हम करते ही नहीं है। इस पे तो मैंने इसलिए ये बात करने की जो है ना वो जरूरत महसूस की। वो मैं बात आपसे जरूर करूंगी जो आपने पंजाब हुकूमत की बात की, वो पहली तो बात है वो उस पे आएंगे, वो उस पे जरा ब्रेक के बाद आएंगे, अगले सेगमेंट में तफसीली बात करेंगे कि वो मुकमुका आखिर है क्या वो। समझ जी कर दूं इस पे एक और चीज जो रह गई थी, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में और कनाडा में भी ऐसे कवानीन है कि जब वहां पे एक रेजिडेंट वोटर उनकी इलेक्टोरल रोड पे रजिस्टर हो जाता है, जब वो सिटीजन हो जाता है, तो वो किसी और मुल्क में फिर वोट नहीं डाल सकता या उसको वहां पे वो सरेंडर करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सीरियस कानूनी पेचीदगियां हैं जो कि पीटीआई की अल्ले तल्लों पे मुहित जो लॉ मिनिस्ट्री में या पार्लियामेंट में जो टीम है वो बना देती है। ये ख्वाब देखते हैं और बगैर कानून पढ़े ख्वाब को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ना इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, ना दुनिया को देखते हैं। अच्छा चीमा साहब, ये एक छोटी सी मिसाल है मेरे सामने। 2 अक्टूबर 2018 में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तकरीबन 34 हलकों पर, तो उस वक़्त जिन 34 हलकों पे इंतखाबात हो रहे थे वहाँ पे कोई तकरीबन 6.5 लाख यानी 6,31,000 पाकिस्तानी एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। उन्होंने अपना वोट रजिस्टर कराना था, तो सिर्फ उनमें से 7,419 लोगों ने अपना वोट रजिस्टर करवाया था, यानी कि उसका 10% भी नहीं बनता। तो ये बड़े कम लोग थे, वो इंटरेस्ट लिया ही नहीं उन्होंने इस वक्त वोटिंग के अंदर। आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा लोग रजिस्टर होंगे आके वोट डालेंगे अपना? देखिए, बेसिक बात ये नहीं है कि वो कम हैं या ज़्यादा हैं या उनका वोट 2 जगह है। जाहिर है जिस बंदे का वोट 2 जगह है वो जिस मुल्क में रह रहा है उसने वहीं रखना है। ये उसका इशू है कि वो क्या प्रायोरिटाइज करता है, वो पाकिस्तान में वोट देना चाहता है या जिस मुल्क का वो रेजिडेंट है वहाँ देना चाहता है। हमारा तो इशू नहीं है। हमारा इशू तो ये है कि जो लोग हमारे लोग हैं, जो लोग इस मुल्क में पैसे वापस भेज रहे हैं, जो लोग यहाँ पे मतलब फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, उनको नुमाइंदगी का हक होना चाहिए। वो थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, इस बात की सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप उनको ओन करें। और ओन करने की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जनाब आप उनको वोट का हक दे रहे हैं। अगर आप वोट का हक नहीं दे रहे तो बेसिकली तो आप उनको शहरी नहीं मान रहे, आप उनको डिसओन कर रहे हैं। और डिसओन करना जो है ये उन लोगों को जो ज़्यादा बाशऊर हैं, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको डिसओन करना बनता नहीं है कहीं भी। ये बात है। बस वो ऑरेंजेस कंपेयर कर चीमा साहब, डू दे पे टैक्स? एनी पर्सन हु इज मोर देन 180 डेज आउट ऑफ पाकिस्तान इज ए एनआरआई। डू दे पे टैक्स हियर? नो। देन आप अगर आपने ये पैमाना रखना है, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वहां से पाकिस्तान के अंदर, वो तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। फिर वो लोग भी वोट डालेंगे। डॉलर रुपी पैरिटी, उसमें बड़ा फर्क पड़ा है। बैरिस्टर साहब देखें, बैरिस्टर रुकें जरा, बैरिस्टर साहब रुकें जरा। देखें, मैं कहता हूं कि जितने भी पैसे यहां बेचते हैं, जितने भी यहां पैसे बेचते हैं, पहले वो वहां टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे, फिर यहां पे जो चीज़ खरीदते हैं, जो जहां इन्वेस्ट करते हैं, सारे पूरे टैक्स देते हैं वो लोग। आप यहां पे देखें, एक फिगर याद रखें, यहां पे मियां नवाज शरीफ ने 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा 2005 तक कभी टैक्स नहीं दिया, कभी। और ज़्यादातर टैक्स उनका 4,000 रुपये तक रहा है, 2,000, 3,000, 4,000, 4,500, 4,800 रुपया, 5,400 रुपया ये टैक्स रहा है। उस बंदे को तो यहाँ वज़ीर आज़म बनने का भी हक है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी हक है, और जो लोग यहाँ पैसे भेज रहे हैं उनको हक नहीं है। आप टैक्स की बात करें, चले मुझे आप ही बता दें जरदारी साहब टैक्स कितना देते हैं। मुझे यकीन है जरदारी साहब मुझसे कम टैक्स देते होंगे, जरदारी साहब मुझसे कम टैक्स देते होंगे। उनको हक है कि वो जनाब इस मुल्क के कोई भी कानून उतार के चले जाए, वो आप कह लें कि उनको हक है कि इस मुल्क का कोई भी कानून उतार के चला जाए। और जो लोग बाहर रहते हैं वो आप कह लें कि उनको वोट देने का हक नहीं है। यार
यार कोई खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें, बात सिंबॉलिकल है ये बात, ऐसा नहीं है कि वो ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी वो इस मुल्क का है, इस मुल्क का है, वो जहां वो डाल सकेंगे डालेंगे, जहां नहीं डाल सकते नहीं डालेंगे, वो जहां उनको इजाजत मिलेगी डालेंगे, जहां वो प्रायोरिटाइज करेंगे वहां डालेंगे, जहां प्रायोरिटाइज नहीं करते नहीं डालेंगे। इसमें इशू क्या है? आपने तो अलाउ करना है, अलाउ करें उनको, ओन करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया चीमा साहब। हैदर जमान साहब बात बड़ी सिंपल है कि वो जो $2 बिलियन बेचते हैं या 3 बेचते हैं वो पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर आता है पैसा। सर मेरी बात सुने, हम इसमें ना किसी की मुखालफत कर रहे हैं, आप चीज को जरा लॉ और आइन के जुमरे में देखिए। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी ट्रीटीज हैं, हमारा एक डोमेस्टिक लॉ है। जब आप एक फॉरेन नेशनल हो जाते हैं, एक कैटेगरी वो है, एक वो लोग हैं जो वहां पे किसी मिशन में पोस्टेड हैं या किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, वो वर्क परमिट वीजा पे हैं, उनकी वहां रिक्वायरमेंट्स हैं। हम ये कब कह रहे हैं कि आप उनको वोटिंग राइट ना दें? आप उनके लिए पोस्टल बैलेट ले आएं, आप उनको कहें आप एम्बेसीज में जाके दें। इस इलेक्शन में 2018 में क्या आपने उनको डिबार किया हुआ था? नहीं किया हुआ था। आपने खुद अभी डेटा दिया है कि 7,000 लोगों ने रजिस्टर किया, किसी ने नहीं रोका, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोकना चाहती है। हम तो ओवरसीज चैप्टर, हमारी तो तंजीमें जब पीटीआई बनी भी नहीं थी, हम तब से ओवरसीज पाकिस्तान के साथ एंगेज है। मेरा बात अब इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बराह रास्त उन्हें आई वोटिंग यानी कि बराह रास्त वोटिंग का हक मिलना चाहिए, जबकि अपोजिशन की ये राय है कि इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन अगर उनमें से हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर, उनको नुमाइंदगी यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर मिल जाएगी। इस पर बेहतर राय क्या है? इस पर मजीद डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम में टाइम कम है, इस पर फर्दर डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और एक बेहतर इसका हल निकाला जाना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बराह रास्त नुमाइंदगी या फिर इलेक्शन के थ्रू। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपोजिशन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है एक एनआरओ मांगने का, बल्कि ग्रैंड एनआरओ का इल्ज़ाम लगा है, और जो दूसरा इल्ज़ाम नून लीग पे लग रहा है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ मुकमुका किया बजट के पास कराने में। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अंदर दावे तो बड़े थे अपोजिशन के कि बजट पास नहीं होने देंगे, सीसा पलाई दीवार बन जाएगी अपोजिशन, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जो ज़रूरी अखराजात के वाले से या फिर मुतालबात ज़र्रों वजारतों के, उस पर अपोजिशन कोई बड़ी रुकावट नहीं डाल सकी उनकी मंजूरी में, और जो कट मोशंस थी अपोजिशन की तरफ से उनमें से भी कोई एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे जो डिबेट हुई, बहस हुई, उसमें नैब के वाले से कुछ ज़रूर एतराज़ात आए, लेकिन ओवरऑल जो है अपोजिशन हमें काफ़ी कोऑपरेटिव नज़र आई है असम्बली के अंदर। क्या वजह इसकी? इस पे बाबर रेवान साहब ने आज एक अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन कट मोशन यानी कटौती की तहरीक में भी ग्रैंड एनआरओ मांग रही है। ज़रा सुनने ये इल्ज़ाम। कट मोशन थी या शाह महमूद कुरैशी साहब ये किसी ग्रैंड एनआरओ के लिए दरखास्त थी कि सारे इदारे बंद कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है। हज़रत ज़मान साहब, ये क्या मामला है कि कटौती की तहरीक पे भी आप हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं? देखिए ये थोड़ा सा ना इसको सियाको सबाक से बिल्कुल मुख्तलिफ ले लिया जाए। मुझे नहीं मालूम कि शायद आपकी नज़र से गुजरी है, सेनेट ने, ऑपोजिशन ने, फाइनेंस कमेटी जो सेनेट की है उसने, ऑपोजिशन ने उसको डिबेट किया और उसके बाद 40 सफ़ात पर मुतरतब रिकमेंडेशंस दी, क्योंकि आपको पता है ये भी एक उल्टी गंगा बहती है इस मुल्क में। आपके प्रोग्राम में मैं आपके सामने आपके असेंबली के अंदर आज अपनी स्ट्रेंथ तो पूरी वहां पे रखे ना, तो सही ना। आपको हमने वहां पे एक्सपोज करके दिया है इस हुकूमत ने अवाम पर कितने 100 अरब के टैक्स लगाए, और उन तहरीक के अंदर, उन कट मोशंस के अंदर वो सब चीज़ें लिखी हुई थी और वो मौजूद थी। और वजीर ख़जाना ने जब वाइंड अप की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। जी। इन्होंने कहा हम जी इंटरनेट पे टैक्स विड्रॉ कर रहे हैं जो 5 GB था, 5 रुपए फी GB था। आपको पता है 50 बिलियन से 60 बिलियन GB ब्रॉडबैंड डाटा यूज होता है। ये 300 अरब का डाका था। ये जिस दिन पेश हुआ उसी दिन ऑपोजिशन ने शोर मचाया और ये प्रेशर में आ गए। लेकिन अब एक उससे जो बड़ा डाका किया है, और ये मैं आपके प्रोग्राम में, ये पहले आपका प्रोग्राम है जहां मैं ये बात बता रहा हूं, इन्होंने 75 पैसे लगा दिए हैं फी कॉल के ऊपर। जो गरीब के ये बनते हैं ना हमदर्द, इस मुल्क में 182 मिलियन सेल फोन यूजर है, जिसमें से 99%
प्रीपेड यूजर है, गरीब रेड़े वाला मजदूर करोड़ों की तादाद में है। 33 पैसे पर मिनट, जरा मेरी बात, 33 पैसे पर मिनट कॉल चार्जेस हैं प्रीपेड के ऊपर ऑन एवरेज तमाम मोबाइल कंपनीज के। तो 5 मिनट की कॉल बनी ₹1.65। ये जो 75 पैसे टैक्स है, ये ऑलरेडी 32 पैसे टैक्स था, उस पर 75 पैसे डालें, ₹1.07 टैक्स हो जाएगा ₹1.65 कॉल में। दिस इज 65% टैक्सेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी इन ट्रिलियंस जो ये गरीब को लूटेंगे। जमान साहब, मेरे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री का मौक़िफ़ भी पड़ा है। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है वो ये कह रहे हैं कि 5 मिनट की मोबाइल कॉल पर 75 पैसे टैक्स जो है ये नाकाबिल अमल है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उसने इसे नाकाबिल अमल करार दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि 98% प्रीपेड सार्फिन है और इसमें भी जो ज़्यादा हैं वो बंडल्स की सूरत में ये परचेज करते हैं, जो मिनट्स हैं, बाकी चीज़ें। वो कह रहे हैं ये हम कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं इसमें हमें जो बंडल, सस्ते बंडल्स हम दे रहे होते हैं सार्फिन को कॉल पैकेजेस की सूरत में, कह रहे हैं वो बंडल्स हमें ख़त्म करना पड़ेंगे या कुछ और करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए भी मुश्किल है और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं इससे। उनको छोड़ें, वो जो पठान है, वो जो मजदूर है, वो जो वाना वजीरिस्तान से आया है, ये जो कराची में लेबर करता है, वो सारा दिन रोड़ा कूटता है समर 45 डिग्री में खड़ा होकर, और रात को जब वो टूटा हुआ रात को 11 बजे सोता है किसी खेमे में, तो उस वक्त वो कहता है यार मैं घर वालों की खैरियत दरियाफ्त कर लूं, 1-1.5-2 मिनट कॉल कर लूं। ये ऐसी हुकूमत है, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। और आपको साकिब निसार की वो जज, उन्होंने 2 साल डेफर कर दिया था, विदहोल्डिंग टैक्स भी लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने इस तरीके से ऐसे टैक्स लगाए हैं और कहते हैं अवाम दोस्त बजट है। तो मैं क्या बताऊं, हमने ये सारा एक्सपोज किया है और ये इनको बजट मंजूर हो। मुझे ये बताएं हैदर जमान साहब, वो एनआरओ का क्या मामला है? आप कट मोशंस पे भी हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं, जो बाबर एवान साहब इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। और जी हम लानत भेजते हैं इन पर भी और इनके एनआरओ पर। एनआरओ तो ये दे रहे हैं अपने अल्फाज यूज ना करें, चलें आप मेरा मतलब अल्फाज के चुनाव में जरा एहतियात कीजिए प्लीज जरा। I would be asked for an NRO। हम इनको इनका शीशा दिखाते हैं। हाँ, NRO इन्होंने चीनी वाले को दिया, आटे वाले को दिया, दवाई वाले को दिया, ऑयल माफिया को दिया, आरिफ नकवी को दिया, फॉरेन फंडिंग में जिन्होंने चंदे दिए उनको दिया, रियल एस्टेट वालों को दिया इन्होंने वो सारे जाके प्रोजेक्ट दे दिए। मुझे बताएं FATF में मैं एक बात करना चाहूंगा, डू यू नो द रियल रीजन? ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे तो लग रहा है कि आपने भी सिंध में पीटीआई ने आपको एनआरओ दिया, वहाँ आपका बजट आराम से पास हो गया, यहाँ पे आपने इन्हें दे दिया, ये भी पास कर लेंगे। पंजाब के अंदर जो इल्जाम लग रहा है PMLN पे कि उन्होंने पीटीआई के साथ मुकमुका कर लिया है, वहाँ पे बजट पास इसलिए आसानी से हो गया, बड़ी वहाँ पे साइजेबल मेजॉरिटी है PMLN की, और इस पे नबील गबोल साहब ने कल नून लीग पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मुकमुका किया है पीटीआई के साथ। जरा सुन लें। पंजाब असेंबली में आप कह सकते हैं पंजाब में भी हो गया है, पंजाब में तो हुई है। अच्छा, तो मुझे पता है पंजाब में हुई है, जिस तरह सेनेट में हुई थी इस तरीके से ही ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि बजट को इजीली पास होने देना। आज भी जो उन्होंने किया ये उन्होंने अपनी तरफ से किया, हमसे नहीं पूछा। शहबाज शरीफ की लाइन कुछ और है और मियां नवाज शरीफ साहब की लाइन कुछ और है। PML नून पीपल्स पार्टी के बगैर ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती है ना। परवेज भट्ट साहिबा, आपने मुकमुका कर लिया पीटीआई के साथ पंजाब के अंदर, वो पीपल्स पार्टी करी, हमसे पूछा भी नहीं है। समर, सबसे पहले तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे एक सिर्फ लाइन कहूँगी कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है ना, उनसे कहें कि जो 22 करोड़ अवाम है ना, जो रोज़ बेरोज़गारी से और महंगाई का शिकार है, आपको पता है जैसे 2 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे आ गए हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरह इन्होंने 22 करोड़ अवाम को पहले इलेक्शन से पहले कोशिश की थी सब्ज़ बाग दिखा दें और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, तो अब वो बेचारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो 22 करोड़ जो अवाम है उसकी फ़िक्र कर लें। आप लोड शेडिंग देख लें, आप देख लें जिस तरह टेररिज्म दोबारा पाकिस्तान में बढ़ रहा है, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों, सबसे पहले तो आप 22 करोड़ अवाम का फ़िक्र कर लें। और दूसरी बात कि इनका फिर से धांधली का प्रोग्राम है। बाई इलेक्शंस में आपने देख लिया ग्राउंड रियलिटी कहाँ है, पीटीआई किधर खड़ी है, सबको पता है। तो इनको लगता है कि हम अभी कश्मीर में देख लें, इन्होंने अभी प्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी, तो इनको हम लोग दोबारा मौका नहीं देंगे कि ये RTS बैठा के दोबारा हमारे पे मुसल्लत हुए। बिकॉज आपने जिस तरह देखा इनकी फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे कश्मीर के अंदर तो PMLN भी बड़ा कुछ कर रही है। आपकी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो आपकी अभी आउटगोइंग जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा कुछ कर रही है वहाँ पे।
आप भी वहाँ पे जितना कुछ कर सकते थे किया, वहाँ पे पोलिंग स्कीमें चेंज, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने बंदे बैठा दिए जाके प्री मैच्योर रिटायर करके, सारा कुछ हर कोई कर रहा है, जोर लगा रहा है अपना। बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने अभी प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी है और इन लोगों ने कैंडिडेट्स तब्दील कराना शुरू कर दी हैं और ये है। अभी जब हम जाएंगे आप देख लेंगे, मरियम बीबी भी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे पंजाब का बताएं जरा के ऊपर कैंपेन के लिए जाएंगी। और अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि पंजाब में जहाँ तक बात हुई, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह नेशनल असेंबली में गाली गलोच हुई या एक दूसरों पे हाथापाई हुई, तो बिल्कुल पंजाब में हमने वो नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, बजट पास हो गया एक स्पीकर का रोल इतनी आसानी के साथ। उधर आई नो समझ में आपकी पूरी, मुझे आर्ग्यूमेंट बात करने दें, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। एक ये डिफ्रेंसिएशन होती है कि स्पीकर कौन है। वहाँ स्पीकर जो था वो एक पीटीआई का कारकुन था और वो जानबूझ के उन्होंने पीटीआई को फेवर करना शुरू कर दिया। बल्कि इमरान खान ने अपने वज़रा को बुला के कहा कि आप लोगों ने एहतजाज करना है खड़े होकर, और पहली दफ़ा हमने देखा कि बजट पे खुद एहतजाज किया। तो बिल्कुल अगर आप ये कंपेयर करेंगे कि पंजाब बजट परवेज अलाई साहब का नहीं था, बजट बुज़दार साहब की हुकूमत का था। पहली तो मैं आपको स्पीकर का डिफरेंस बता रही हूँ कि एक स्पीकर का डिफरेंस होता है कि हाउस को कैसे कैरी करता है। वहाँ का जो नेशनल असेंबली का स्पीकर था उसने हाउस को कैसे कैरी किया था, हमने यही कहा कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात है स्पीकर का रोल। दूसरी बात, पंजाब में ऑपोजिशन लीडर ने स्पीच की, हमजा शहबाज ने स्पीच की, हमारे सारे मेंबर्स ने स्पीच की। हमने पहले दिन जिस दिन बजट उन्होंने पेश किया हमने एहतजाज भी किया, 5 हमारे मेंबर्स ने कट मोशन भी जो है वो भी पेश की। तो अगर आप इसको इस तरह कंपेयर करते हैं कि नेशनल असेंबली की तरह गाली गलोच नहीं हुई, तो बिल्कुल गाली गलोच की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, गाली गलोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल हम डिस्करेज करते हैं। लेकिन इतनी आसानी के साथ आपने उन्हें जाने दिया, आपने कोई टफ टाइम नहीं दिया, आसानी के साथ जाने दिया। वो पीपल्स पार्टी के हमसे पूछा भी नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं है, मुकमुका कर लिया गवर्नमेंट के साथ पीएमएलएन ने पंजाब में। देखिए, पीपल्स पार्टी की तो किसी बात पे हम यकीन नहीं करते। पीपल्स पार्टी के तो 5 से 7 लोगों का वोट है और वो तो दोनों तरफ खेलते हैं। स्पीकर को तो अभी पीपल्स पार्टी के लोग खुद ही जाके मिल रहे थे, तो वो बात नहीं है। हमारी डिमांड है कि पीएसी की चेयरमैनशिप हमजा साहब को मिलनी चाहिए और हम अपनी डिमांड पे खड़े हैं। सेकेंड बात ये है कि हम गैर डिमांड्स के ऊपर आपने बजट पास करवा दिए, कभी डिमांड्स के ऊपर जो है पीडीएम टूट जाती है, कभी डिमांड्स के ऊपर बजट पास हो जाते हैं। दरमियान में ना, बड़ी खुशनसीब है पीटीआई की गवर्नमेंट, आपको मैंने मौका दिया और आपने पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी खुशनसीब है। उनसे किसी ने खुशनसीब नहीं है जो सिलेक्टेड मसल्लत वजीर आजम है जो खड़े होकर रेप अपॉलॉजिस्ट बनते हैं, खवातीन पे अपोजिशन इस तरह की होगी तो खुशनसीब ही है डालता है। या तो आप कहते हैं तो मेरे से क्रॉस बात ना करें आप से। मैं इनने बात की अभी जो ये लोग उनका बड़ी कोशिश होती है कि कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में 2 बयानी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लीग का एक ही बयानी है और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। और मरियम बीबी ने अभी उनकी एक कोर्ट की जब हेयरिंग थी उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब से बात पूछ के करती हूँ और नवाज शरीफ साहब भी मेरे कायद है। ये जो बात जो लोग ऐसे ख्वाब जरूर सोचते हैं कि पीएमएलएन में डिवाइड है, पीएमएलएन में बिल्कुल डिवाइड नहीं। आपने बाई इलेक्शन में देख लिया कि पीएमएलएन कैसे जीती है। जमशेद चीमा साहब ठीक है, चले। ग्रैंड एनआरओ जहांगीर तरीन को मिला है, ग्रैंड एनआरओ रिंग रोड स्कैंडल वालों को मिला है, ग्रैंड एनआरओ वो इस्तीफा देके बाहर चले गए, चीनी चोरों और अद्वियात चोरों को जरूर मिला है। चीमा साहब ये कौन किसको एनआरओ दे रहा है, जरा ये वजाहत करते हैं जरा। वो कह रहे हैं आप एनआरओ दे रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं आप उन्हें एनआरओ दे रहे हैं। और ये जो एनआरओ की बात हो रही है, मैं हिना साहब आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। आज असेंबली के अंदर भी अब्दुल कादिर पटेल साहब इस इशू को उठा रहे थे कि जितने बंदे अपने वजारतों से हटाए, जाहिर है परफॉर्मेंस नहीं थी, नाकामी थी, कोताही थी या कुछ और गलत था, उन सबको आपने दूसरी वजारतों के अंदर लगा दिया। होना तो ये चाहिए था कोई बंदा डिलीवर नहीं कर रहा एक मिनिस्ट्री के अंदर, उससे वहां से फारिग करें, वही बंदे उठा के दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दिए जाते हैं। ये एनआरओ नहीं तो क्या है। और देखें, इसमें आप कह लें कि जो बात आपने ग्रैंड एनआरओ की, आप थोड़े से काफ़ी मासूम आदमी हैं कि अगर शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का 25 अरब रुपया निकल आए
तो क्या वो आप कह लें कि सियासी जिद्दोजहद करेंगे? वो NRO नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे? अगर मरियम साहब आए, उनके वालिद साहब कन्विक्ट हो गए हैं, सजा मतलब पैसे पकड़े गए, जायदाद पकड़ी गई, उसका सबूत नहीं दे सके, तो वो क्या NRO नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे? लिहाजा ये बड़ा लॉजिकल सी बात है। इनका काम यही है, इनका आप कह लें कि मिशन भी यही है, और दोबारा खुदा न खास्ता कभी आए तो फिर भी यही काम करेंगे। ये तो बेसिकली आपसे करप्शन का लाइसेंस मांगते हैं। मैंडेट कहते हैं इसको हैं कि अगर आपको वोट मिल जाए, किसी पे साबित नहीं हुआ जुर्म अभी तक, ये कोई आइन नहीं जुबानी दावे हैं, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर आपने लूटमार ही करनी है। अच्छा, पीटीआई हुकूमत में, अच्छा दूसरी बात है, आपने जो हमें अलीमा बाजी को हिना चुप करना, चुप करें जरा, सुन ले, वो उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, चलें सुने जरा। देखें, दूसरी जो बात इसमें है कि ये जो आप कह लें, देखें एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टेड। 1979 में मियाँ साहब कौन सा वोट लेके आए थे? 1985 में मियाँ साहब कौन सी किस जमहूरी पार्टी की तरफ से आए थे? 1988-90 में जब जुनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म की, मियाँ साहब किस आप कह लें सियासी एथिक्स पे यहाँ आए थे? फिर 90 का जो इलेक्शन था वो क्या था? फिर आपका 96 का इलेक्शन या 97 का इलेक्शन था, क्या था? फिर 2008 में कौन सा NRO करके गए? बाहर जो गए वो कौन सा NRO करके गए? इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अच्छा, मियाँ साहब की पूरी फैमिली सिलेक्टेड है, और बिलावल साहब भी यही है। मैंने देखें, पहली बार भुट्टो साहब साहब किसके बेटे थे? डैडी कौन था? कौन लेके आया? किसके वजीर खारजा थे? और कैसे बने? फिर देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि आज की बात करें कि आज क्या है। आज हम एक हकीकत हैं, हम चारों सूबों की पार्टी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में रह गई, ये रह गई पंजाब में, इससे आगे है कुछ मुझे आप ब्रेक लेनी, नज़ीर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा तवानाई के बुरान पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू नाज़रीन। मुल्क में तवानाई का बहरान यानी लोड शेडिंग जो है, बिजली की तलब और रसद में बड़ा गैप आ रहा है, और हुकूमत ने मान लिया है कि कोताही कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से बिजली की शॉर्टेज हो रही है और लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। अगले हफ्ता 10 दिन तक पाकिस्तानी अवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ेगा, और इन दिनों टेम्परेचर भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है। हमाद अजहर साहब ने आज माना है कि ये लोड शेडिंग जो है, ये तवानाई का बहरान क्यों है, ज़रा सुन लें। 3 चीज़ें इकट्ठी आई हैं। तरबेला का पानी जो नीचे चला गया पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो पहले ठीक था। दूसरा, ये ड्राई डॉकिंग उस टाइम पे आई कि जब हमारा पीक सीज़न था, और पीक सीज़न के टाइम पे ये 3 चीज़ें। ये 29 से 6 तक का जो टाइम है, इसके अंदर हमने मुतबादिल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स चला के इस गैप को ब्रिज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमें लोड शेडिंग ना करनी पड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो उसको कम से कम और टारगेटेड रखेंगे। इस 6 दिन में 2 दिन है सिर्फ जिसके अंदर गैस जो है उसका उस LNG के टर्मिनल से 0 आउटपुट होएगा। बाकी 4 दिन जो हैं उसके अंदर रैंप अप चल रहा होता है, यानी किसी दिन आपको 100 मिल रही है, दूसरे दिन 200 मिल रही है, तीसरे दिन 300, और फिर आखिरी चौथे दिन आपको मुकम्मल उसकी 650 की कैपेसिटी मिल जाती है। और नाज़रीन, हमाद अजहर साहब जिन मुतबादल ज़राए की बात कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर फर्नेस ऑयल जो है उसकी शॉर्टेज हो गई है। फर्नेस ऑयल नहीं है, अभी मंजूरी दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि मंगवा लिया जाए, इंपोर्ट कर लिया जाए बाहर से, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। और अचानक से ये देखा 31 मई को पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल के एबंडेंट स्टॉक्स मौजूद थे, और पता नहीं क्या हुआ, 4 हफ्तों के अंदर ही ये स्टॉक सारे डिप्लीट हो गए। कहाँ चला गया फर्नेस ऑयल? कुछ ज़राए से तो ये भी पता लग रहा है कि शायद जो फर्नेस ऑयल है वो कहीं ज़ख़ीरा कर लिया गया है, चूँकि ये सीज़न है, ये पीक सीज़न है, फर्नेस ऑयल की डिमांड बढ़ती है गर्मी की वजह से, और इसमें अगर मुतबादल ज़राए हैं वो फिर हमें डीजल में बिजली पैदा करनी पड़ सकती है। उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सितंबर अक्टूबर में जाके तकरीबन 2 से ढाई रुपये एक्स्ट्रा फ़ी यूनिट पाकिस्तानियों को लग गया कि गर्मी में वैसे भी बिजली कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो या लोड शेडिंग होगी या फिर महंगी बिजली पैदा होगी। इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को शायद ये मुश्किलात फेस करना पड़े, और जो 3 गैस फील्ड्स भी एकदम से बंद कर दी गई मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो भी एक कोताही है। इस पे ज़ाहिर है किसी न किसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आती है। आज की शो में मेहमान का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।